Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 14. Name is Natural Resources. आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं. ठीक है, और इनका जो यूज़ है हम वो किस टाइप से कर सकते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन. ओके, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, लाइफ संभव है. ठीक है, अगर अदर प्लेनेट्स की बात करें तो वहाँ पे लाइफ संभव नहीं है. ये हम साइंटिफिक वे से जान चुके हैं कि सिर्फ हमारे पास हमारे यूनिवर्स के अंदर अभी तक सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ संभव है, ड्यू टू उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण, उसके जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट के कारण. हमारे पास ये जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके कारण ही हमारा जो लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो अर्थ पे हुई है. अगर हम अदर प्लेनेट की बात करें, उनके साथ अर्थ का कंपैरिजन करें तो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ वहाँ पे अनअवेलेबल फॉर्म में मिलती हैं. जैसे मार्स की बात करें तो मार्स का जियोग्राफिकल जो एरिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर की कमी है, इसलिए वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी संभव नहीं हो सकती. तो हमारे पास जो अदर प्लैनेट्स हैं बेटा, या जो अदर हमारे पास सैटेलाइट हैं, उनके अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किसी प्लैनेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर की कमी होती है, कहीं पे जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो सही नहीं है. तो जो लाइफ का जो प्रोसेस है हमारे पास सिर्फ हमारे पास किसके ऊपर है बेटा, हमारी अर्थ के ऊपर ही है. तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थ हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में या अदर एनिमल्स या प्लेनेट्स की फॉर्म में पॉसिबल है. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास इसके अंदर जो लाइफ की पॉसिबिलिटी हुई है हमारे पास अर्थ के ऊपर, वो कैसे हुई है. ठीक है, अगर हम लाइफ की पॉसिबिलिटी देखें अर्थ के ऊपर तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो अर्थ के ऊपर जब लिविंग हमारे पास कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट उनका आपस में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, जिनकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है, लाइफ की पॉसिबिलिटी हुई है. ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट थे उनका हमारे एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आजकल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो किसकी वजह से हैं, हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स थे उनका इंटरेक्शन हुआ था हमारे एटमॉस्फेयर के साथ, हमारे जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए हमारे पास अर्थ के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो पाई है. ठीक है, अब अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ हमारे पास है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि जो हमारे पास अर्थ है वो है क्या. आपको पता है हमारे पास जो अर्थ है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास 75% क्या है, वाटर है. वाटर एग्जिस्ट करता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और 25% ही हमारे पास क्या है, लैंड एरिया है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अर्थ है उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं. देखा जाए तो हमारे पास जैसे लैंड, वाटर और ये जो एयर है ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इन तीनों रिसोर्सेज के कारण ही हमारे पास लाइफ की पॉसिबिलिटी हो पाई है किसके ऊपर बेटा, अर्थ के ऊपर. क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे पास तीनों रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड है, वाटर है या एयर है, इन तीनों के कारण ही हमारे पास लाइफ की पॉसिबिलिटी हो पाई है किसके ऊपर बेटा, अर्थ के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स के बारे में आपने सुन रखा होगा, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर. इनके बारे में भी आपने सुन रखा होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है या हाइड्रोस्फीयर क्या होता है या बायोस्फीयर क्या होता है. तो वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले बात है हमारे पास आती है जो अर्थ के अंदर जो लेयर होती है, सबसे पहले है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर जो है वो आउटर क्रस्ट लेयर होती है किसकी, अर्थ की. ओके, याद रख लेना. लिथोस्फीयर क्या होता है बेटा, आउटर क्रस्ट लेयर होती है किसकी, अर्थ की. और जो हमारे पास हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हमारे पास वो लेयर जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, वाटर मौजूद हो, वाटर प्रेजेंट हो जिस लेयर के अंदर, उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोस्फीयर लेयर. जब हमारे पास लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर इन दोनों का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे जाके ये दोनों हमारे पास लेयर जो मिलती हैं उससे क्या बनती है बेटा, बायोस्फीयर लेयर
बनती है, ठीक है। तो याद रख लेना, हमारे पास बायोस्फीयर लेयर तब बनती है जब हमारे पास हाइड्रोस्फीयर लेयर और लिथोस्फीयर जो लेयर है उनका आपस में इंटरेक्शन हो, वहां पे हमारे पास क्या बनती है, बायोस्फीयर लेयर बनती है। और इसी बायोस्फीयर लेयर की वजह से हमारे पास आज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबिलिटी हो पाई है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जहां पे बायोस्फीयर हमारे पास एग्जिस्ट करता है वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर जो हमारे पास बायोस्फीयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी बायोस्फीयर के बिना संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये जो लैंड, वाटर और जो एयर है, ये तीनों के कारण ही हमारे पास एग्जिस्टेंस हुई है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। अगर लैंड, वाटर या एयर ना होती तो हमारे पास लिविंग थिंग्स की पॉसिबिलिटी संभव नहीं थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। तो मैंने आप एटमॉस्फेयर के बारे में बता दिया है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हमारा सराउंडिंग एरिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एयर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ए एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर की अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या हो सकती है कि वो एरिया, जिस एरिया के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, एयर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ए एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बेटा, हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। कुछ कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, कुछ को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो हमारे पास मेल खाते हैं किसके साथ, लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। मान लो कि हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, जैसे कि जो भी लिविंग थिंग्स हमारे पास प्रेजेंट हैं किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, वो बिलोंग्स करती हैं किसको बेटा, बायोटिक कंपोनेंट को। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे, जैसे वाटर, लैंड और एयर, ये हमारे पास क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या होंगे, जो एनिमल हैं, प्लांट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर बेटा, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है, ओके। तो वन बाय वन हमने इसके बारे में जान लिया। सबसे पहले क्या था हमारे पास बेटा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर क्या था कि अर्थ के अंदर सिर्फ अर्थ ही हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ की क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी है। फिर हमने इसके अंदर जाना कि हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके कारण ही हमारे पास क्या हुआ है, लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, जैसे लैंड, वाटर और एयर के कारण। फिर हमने ये जाना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये जो सराउंडिंग एरिया है जिसमें एयर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। फिर हमने ये जाना कि हमारे पास अर्थ के अंदर काफ़ी सारी लेयर होती हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर लेयर, लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर लेयर, ठीक है। तो मेनली हमने इनके बारे में जान लिया। फिर हमने जाना बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर। अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर हमारे पास होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है जो एयर है हमारे पास वो मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का, ठीक है। तो एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, आर्गन एंड अदर गैसेस, अदर नोबल गैसेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एयर है वो मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का और प्लस वाटर वेपर का, ठीक है। और साथ के साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एयर है बेटा वो मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का, प्लस वाटर वेपर का, प्लस डस्ट पार्टिकल्स का, ठीक है। फिर इन्हीं कंपोजिशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ संभव हुई है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एयर है वो मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कह सकते हैं हम बेटा कि इन एयर के अंदर हमारे पास इन्हीं मिक्सचर की वजह से, गैसेस की मिक्सचर की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, लाइफ संभव हुई है किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर। अब ये समझाऊंगा कि इन मिक्सचर की वजह से कैसे लाइफ संभव हुई है अर्थ के ऊपर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो आपने देखा होगा बेटा हमारे पास जो अदर प्लैनेट्स हैं लाइक वीनस और मार्स, ठीक है। तो वीनस और मार्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है।
वीनस और मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम से कम कितना है बेटा, 95 से लेकर 97% तक है। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा, इसलिए वहां पे जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है बेटा वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है वो स्टेबल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे लाइफ संभव है अर्थ के ऊपर। लेकिन वीनस और मार्स के ऊपर ऐसा नहीं है बेटा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है और जियोग्राफिकल कंडीशन एरिया भी सही नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एरिया भी हमारे पास सही नहीं है, जिसकी वजह से वीनस और मार्स के ऊपर हमारे पास क्या नहीं हो सकता बेटा, जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, लाइफ की पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मिक्सचर थे गैसेस के, इनकी वजह से हमारे पास लाइफ क्यों पॉसिबल हुई है अर्थ के ऊपर। इसके पीछे मेन रीजन है, सुनो ध्यान से, मेन रीजन क्या हो सकते हैं बेटा। जैसे हम बात करते हैं, हमने पीछे चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस किया था इक्रोटिक सेल और प्रीक्रोटिक सेल के बारे में। ठीक है, इक्रोटिक सेल और प्रीक्रोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इक्रोटिक सेल होते हैं, इक्रोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म और प्रीक्रोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन को जब वो लेते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से वो क्या करते हैं बेटा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें को किसी अदर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बता रखा है कि फॉर एग्जांपल लें इक्रोटिक सेल और प्रीक्रोटिक सेल की, तो काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस चीज़ को कन्वर्ट किस में करते हैं बेटा, ग्लूकोज के अंदर, प्लस क्या निकालते हैं बाहर, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से, इक्रोटिक सेल और प्रीक्रोटिक सेल, वो क्या करते हैं बेटा, हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी करते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और ज़्यादा रिलीज होगी, प्लस हमारे पास क्या हुआ बेटा, एनर्जी हमारे पास क्या हुई, रिलीज हुई। तो इसकी फॉर्म में हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर ये फॉर्म हो हमारे पास, तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए क्या होगा बेटा, फूड तैयार हो सकता है, या इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लगाएं बेटा सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो सकता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन गैसेस की हेल्प से, इनके मिक्सचर की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, फूड तैयार होता है काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से हमारे पास लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एयर के अंदर हमारे पास मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस उसके साथ क्या है, वाटर भी है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या बना रहे हैं बेटा, फूड तैयार कर रहे हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक प्लांट्स के लिए और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लस ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर का मिक्सचर है उसके कारण ही हमारे पास क्या हुआ है बेटा, लाइफ की पॉसिबिलिटी हुई है हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक, द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेटिक कंट्रोल। हमारे पास रोल क्या है एटमॉस्फेयर का, किसको कंट्रोल करने में बेटा, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। हमारा जो वेदर कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका क्या रोल है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जो हमारे आसपास के एरिया के अंदर जो ब्लैंकेट है किसका, एयर का, उसको बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होने की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर है वो एवरेज रहता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर ना तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है ना इतना ज़्यादा क्या होता है, लो होता है, वो बैलेंस में रहता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है, अगर डे की बात करें तो डे के अंदर भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर वो एवरेज सा रहता है, और नाइट के दौरान भी हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बिलो नहीं जाता, वो एवरेज में रहता है। सिर्फ इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसी की वजह से हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बैलेंस में रह रही है। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास अगर देखा जाए कि हमारे पास मून है, जैसे
ठीक है। मून की अगर बात करें तो मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मून के अंदर एटमॉस्फेयर है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो अगर मून के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट का अगर देखा जाए तो वहाँ पे डे में क्या होता है 110 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, इतना राइज हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। और बिलो कितना हो जाता है -190 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मून के ऊपर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। और कम कितना होता है बेटा, -190 डिग्री सेल्सियस। डे के दौरान तो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और नाइट के दौरान कितना हो जाता है बेटा, 190 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेटा क्या है, रोल है। जैसे अगर आप देखोगे डे नाइट के अंदर एवरेज टेम्परेचर रहता है और नाइट के दौरान क्या होता है, हमारी जो हीट है वो स्पेस से बाहर नहीं जा पाती। अगर हमारी हीट जो स्पेस से बाहर नहीं जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो एवरेज रहता है, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है एक ऐसा रोल निभाता है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, क्लाइमेटिक कंडीशन के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बेटा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। एज कम्पेयर टू मून की बात करें तो मून के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और माइनस में देखो तो इतना ज़्यादा हो जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारे पास नहीं है और हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर क्या हुआ है, यहाँ पे बैलेंस हुआ है। एक एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर बेटा। अब इस एक्टिविटी से ये जानते हैं कि हमारे पास जो काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उन एबायोटिक कंपोनेंट से जानते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसे एवरेज रहता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि हम बीकर लेते हैं, ठीक है। बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक के अंदर वाटर डाल दिया, ठीक है, और एक के अंदर हमने क्या करना है बेटा, सॉइल डालनी है, और थर्ड बीकर के अंदर हमने क्या किया है, एयर को फिल किया है। तो ये टाइट होना चाहिए, क्लोज बीकर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर हमने एयर को फिल किया है। अब तीनों के अंदर क्या लगाने हैं, हमने थर्मोमीटर लगाने हैं, ठीक है। तीनों के अंदर हमने क्या लगाने हैं, थर्मोमीटर लगाने हैं, जिसके अंदर हमने वाटर डाला है, जिसके अंदर सॉइल डाली है और जिसके अंदर हमने एयर फिल किया है, ठीक है। तीनों के अंदर हमने टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर लगा दिए हैं। अब क्या करना है, इनको 3 आवर्स के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है, तीनों बीकर को, ए, बी और सी। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी माना है और इसको सी बीकर माना है, ठीक है। तीनों को सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है और इनका टेम्परेचर नोट करना है कि हमारे पास जो जिसमें वाटर कंटेन है उसका टेम्परेचर कितना हाई होता है, जिसके अंदर क्या है सॉइल कंटेन है उसका टेम्परेचर कितना हाई होता है, या जिसके अंदर एयर कंटेन है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि ए, बी और सी किसका सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। ए का हो सकता है या बी का या सी का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, जिसके अंदर वाटर कंटेन है क्या उसका ज़्यादा होगा, या जिसके अंदर हमारे पास क्या है लैंड है क्या उसका ज़्यादा होगा, या हमारे पास जिसके अंदर एयर कंटेन है उसका ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर वाले की। आपको पता है एयर जो होता है बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। एयर क्या है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो हम कह सकते हैं इस बीकर का क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर है, तो इतना ज़्यादा किसका होगा, इसका टेम्परेचर नहीं होगा। दूसरे में हमने क्या डाल रखी है बेटा, सॉइल डाल रखी है, तो सॉइल के अंदर क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा हमारे पास। और अगर जिसके अंदर वाटर डाल रखा है उसके अंदर भी क्या होगा बेटा, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। जो हमारे पास ए बीकर है और बी बीकर है इनके अंदर क्या होगा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और सी जो बीकर है हमारे पास उसके अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा। क्यों, इसका मेन रीज़न है कि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों बीकर को किस में रखा था बेटा, सबसे पहले सनलाइट में रखा था 3 आवर्स के लिए। अब आप इसको रखना है शेड के अंदर, शेड मीन्स छाया के अंदर रखना है इसको 3 घंटों के लिए। अब ये बताना है कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा कूलिंग देगा, ए देगा, बी देगा या सी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए बीकर है या बी या सी है इनमें सबसे ज़्यादा कूलिंग कौन देगा ये हमने फाइंड आउट करना है, और कौन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा वो हमने इस एक्टिविटी के अंदर फाइंड आउट करना है। तो इस एक्टिविटी के अंदर जो भी हमारे पास आ रहा है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम आगे वाला टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर हमारे पास
किसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, और किसके अंदर क्या होगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा द मोमेंटम ऑफ एयर। ठीक है, मोमेंटम ऑफ एयर या उसको बोलते हैं बेटा विंड्स। विंड हमारे पास क्या होती है, जो एयर हमारे पास ब्लो कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या जिस एयर के अंदर हमारे पास मोमेंटम हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, विंड से। अब विंड की हेल्प से हमारे पास क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर विंड की हेल्प से कैसे चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास डे के दौरान क्या होता है, हमारे पास जो हमारा एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नाइट होती है जो हमारा एरिया होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, एट दी नाइट। ऐसा क्यों? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे पास क्या होता है कि रेन आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर वो किसके कारण आ रहा है। ठीक है, कि हमारे पास वेदर अगर हॉट है तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद हमारे पास रेन आने लग जाती है, या कई बार क्या होता है हमारे पास बेटा कि डे के टाइम तो हॉट हमारे पास होता है। ठीक है, हॉट रीजन हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही नाइट होती है वैसे ही हमारे पास वो एरिया ठंडा क्यों होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्यों हो रही है बेटा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंज। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंज होता है, जिसके कारण हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनती है। अब ये कंडीशन क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे एयर के अंदर क्या हो रहा है, एयर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है। एयर का वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, और इसी मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम बेटा, विंड बोलते हैं। इसी मोमेंटम के चलते ही हमारे पास क्या होता है, किसी रीजन में क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, हॉट कंडीशन होती है, किसी रीजन के अंदर क्या होती है बेटा, कोल्ड कंडीशन होती है। वो कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होती है एयर की, उसकी वजह से क्या क्या बनता है। जैसे हमने देखा है कि जो वाटर वेपर बनते हैं हमारे पास वो किसकी वजह से बनते हैं, अर्थ के ऊपर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। तो जब अर्थ क्या हो रही है, हमारे पास हीटअप हो रही है, अर्थ का जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो हीटअप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास क्या होता है, अब रेडिएशन का फर्क भी पड़ता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। आपको पता है जो सन से रेडिएशन आती है उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, हीटअप होता है। ठीक है, तो सनलाइट के अंदर हमारे पास रेडिएशन की हेल्प से भी क्या होता है, हमारा जो अर्थ का एरिया है, अर्थ का जो जितना भी सरफेस है वो क्या होता है बेटा, हीटअप होता है। और उसी हीटअप की वजह से हमारे पास क्या बनता है, हॉट डे बनता है या कोल्ड डे बनता है, या हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एवरेज रहता है। डे के नाइट तो हॉट होता है और नाइट के टाइम क्या होता है, कूल होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बेटा कि हमारे पास रेडिएशन के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हॉटअप होने लग जाता है। ठीक है, और उस एयर के अंदर एक ऐसा करंट आता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन करंट। ठीक है, अब एयर के अंदर कन्वेंशन करंट क्या होता है, सुनो ध्यान से। एयर के अंदर कन्वेंशन करंट क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास क्या होगा, सनलाइट जब अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होती है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है लाइक लैंड, वाटर या एयर, वो हीटअप होनी स्टार्ट हो जाती है। अब आपने देखा होगा एयर जब हीटअप होती है तो हमारे पास क्या होता है, वो हीटिंग इफेक्ट छोड़ता है पूरे के पूरे एरिया के अंदर। ठीक है, जिसके कारण हमारा अर्थ का सरफेस एरिया क्या होता है, हॉट होता है। अब इसको हम समझेंगे कन्वेंशन करंट को किसकी हेल्प से, एक एक्टिविटी की हेल्प से। हम एक्टिविटी करते हैं, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमने किसी कंटेनर के अंदर एक कैंडल ले रखी है। ठीक है, उस कैंडल को हमने जलाया। ठीक है, अब उस कंटेनर से कुछ दूरी पे हमने क्या रखना है, स्टिक को रखना है, इंसेंस स्टिक को। इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती। अब जैसे ही कैंडल को जलाओगे उसके कुछ दूरी पे जब आप उस किसको रखोगे, इंसेंस को, स्टिक को रखोगे, तो कुछ देर के बाद देखना यहाँ पे रख रहे हो तो कुछ देर के बाद ये जो इंसेंस स्टिक है वो जलने लग जाती है। अब ये जो इंसेंस स्टिक है इससे इतनी दूरी पे है, इतनी डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी ये जो हमारे पास अगरबत्ती है उसके टच में ना आते हुए फिर भी ये क्या हो रही है, लाइट अप हो रही है, जल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास आपको पता है एयर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एयर के अंदर क्या होता है, कन्वेंशन करंट होता है, जिसकी वजह से एयर के अंदर क्या होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट
स्टार्ट हो जाता है, हीटिंग फैक्टर चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर के पार्टिकल हैं वो भी हीटअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसेंस स्टिक है इतनी दूर है फिर भी ये क्या हो रही है बेटा, जल रही है। वो सिर्फ किसके कारण बेटा, कन्वेंशन करंट के कारण ही क्या होता है बेटा, वो जलती है। क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे कैंडल जलेगी तो वो एयर को क्या करेगी बेटा, हीटअप करेगी। जब वो एयर को हीटअप करेगी तो हमारे पास क्या होगा, वो जो इंसेंस स्टिक है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे हीटअप होने के कारण जलना स्टार्ट कर देगी। अब उसके अंदर देखना, जैसे वो जलना स्टार्ट करेगी तो उसका जो धुआं है वो अपर साइड की ओर मूव करता है। जो उसका धुआं अपर साइड की ओर मूव कर रहा है, इसका मीनिंग हॉट एयर जो है अपर साइड की ओर मूव करती है, और जो कोल्ड एयर है वो क्या करती है बेटा, डाउन साइड की ओर मूव करती है। हमेशा ध्यान रखने ना कि हमारे पास जो हॉट एयर होती है वो हमेशा हल्की होती है, वो अपर साइड की ओर मूव करती है, लेकिन हमारे पास जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा ही लोअर साइड की ओर मूव करती है, क्योंकि वो क्या होती है, भारी होती है। तो हमने कन्वेंशन करंट को समझ लिया किसके हेल्प से बेटा, एक्टिविटी की हेल्प से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास इसके अंदर, आपको मैंने बता दिया जो कोल्ड एयर है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हॉट एयर की डायरेक्शन क्या होती है। कोल्ड एयर की डायरेक्शन जो होती है अपर साइड की ओर होती है, और हमारे पास हॉट एयर की जो डायरेक्शन होती है वो अपर साइड की ओर होती है, क्योंकि वो क्या होती है बेटा, हल्की होती है, लाइट होती है, जिसके कारण वो राइजेस अप होती हैं। और जो कोल्ड एयर होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, हमारे पास उनका वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे ठहरती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, आपने मेनली देखा होगा कोस्टल रीजन के अंदर। अब हम बात करते हैं बेटा कोस्टल रीजन की, कि कोस्टल रीजन क्या होता है। सुनो ध्यान से, कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि कोस्टल रीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हॉट डे के दौरान या एट नाइट के दौरान, ठीक है, जब हमारे पास एयर मोमेंटम करती है, एयर की मोमेंटम होती है किसी भी कोस्टल रीजन के अंदर, या किसी भी हमारे पास क्या है, कोस्टल रीजन है, जब डे के दौरान हमारे पास उसके अंदर एयर की मोमेंटम होती है तो क्या होता है, जब नाइट के दौरान उसके अंदर एयर की मोमेंटम होती है तब हमारे पास क्या होता है, उसके बारे में इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कोस्टल रीजन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास डे के दौरान हम क्या करते हैं, तो आपको देखा होगा हमारे पास डे के दौरान हमारे पास क्या होता है, कोस्टल रीजन के अंदर एयर क्या होती है, हीटअप होती है। जब एयर के अंदर हीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास उस एरिया के अंदर लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। जब उस एरिया के अंदर लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारे पास क्या करता है बेटा, एयर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाता है। जब वो एयर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाता है तो उस एयर को क्या बोलते हैं हम बेटा, विंड बोलते हैं। तो आपने देखा विंड कैसे बनना स्टार्ट हुई बेटा, विंड हमारे पास कहाँ से बनी बेटा, कोस्टल रीजन से बनी। कोस्टल रीजन में क्या हुआ, डे के दौरान जब हमारे पास एयर क्या हुई, हीटअप हुई, तो वहाँ पे लो प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ एयर के अंदर, जो कि एयर को क्या करवाएगा, मूव करवाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एयर की मोमेंटम होगी और उसी एयर को क्या बोलते हैं हम बेटा, विंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा कोस्टल रीजन के अंदर डे के दौरान सी के अंदर क्या होता है, या नाइट के दौरान हमारे पास लैंड के अंदर क्या होता है, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया होगा कि हमारे पास सी और लैंड के ऊपर डे और नाइट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है कि सी और लैंड के अंदर हमारे पास डे और नाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, हमारे पास कि अगर हम बात करें डे की, तो डे के दौरान हमारे पास क्या होता है बेटा, डे के दौरान क्या होता है, हमारे पास जो विंड है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, सी से अगर लैंड की ओर मूव कर रही है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होता है, डे के दौरान अगर मान लो कि विंड जो है सी से किसकी ओर मूव कर रही है, लैंड की ओर मूव कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, जो हॉट एयर हैं, जो हमारे पास हॉट एयर हैं वो लैंड के ऊपर क्या करेंगी बेटा, एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। हॉट एयर जो है लैंड के ऊपर क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट के दौरान क्या होगा, अगर मान लो कि लैंड से जो हमारे पास क्या हो रहा है, लैंड से जो हमारे पास एयर है अगर वो सी की ओर मूव कर रही हैं, तो नाइट के दौरान क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट छोड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो नाइट के दौरान क्या होता है, आपने देखा होगा कि नाइट के दौरान हमारे पास क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो लैंड है
या हमारे जो सी है उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो ठंडे होने लग जाते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे मेरे को कि सबसे पहले जो हमारे पास लैंड ठंडा होता है या सी जो है वो कूल डाउन होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास लैंड ज़्यादा कूल डाउन होती है एज़ कम्पेयर टू सी। सी जो है हमारे पास देखा जाए लैंड सबसे ज़्यादा ठंडी होती हैं एज़ कम्पेयर टू सी। सी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है जो धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है बेटा, कूल डाउन होता है। लेकिन लैंड क्या होती है, एट नाइट हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू सी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास कि हमारे पास देखा जाए वार्म रीजन कौन सा रहेगा। हमारे पास वार्म रीजन कौन सा रहेगा, लैंड रहेगा या सी का लेवल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एयर के जो वाटर हैं, अगर मान लो कि हमारे पास सी के अंदर वाटर है और उसके ऊपर जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास सी है, सी के जो अपर वाले पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा गर्म रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड वाले वाटर वाले पार्टिकल से। अगर मान लो कि लैंड है तो लैंड एट नाइट हमारे पास ठंडी क्यों होती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा कूल डाउन होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी के वाटर के पार्टिकल से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने ये जो हमारा पूरा का पूरा मोमेंटम जो एयर का ये जो टॉपिक किया है इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ की अपीयरेंस हमें दिखाई दे रही है। तो अपीयरेंस क्या हो रहा है इसके अंदर, सुनो ध्यान से। अपीयरेंस ऑफ एरिया लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरिया एट नाइट। ठीक है, अपीयरेंस किसका हो रहा है बेटा, उन एरिया के अंदर लो और हाई प्रेशर का कोस्टल एरिया के अंदर एट नाइट के अंदर, कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कई बार एयर का प्रेशर लो हो रहा है, कई जगह पे एयर का प्रेशर क्या हो रहा है, हाई एग्जिस्ट कर रहा है कोस्टल एरिया के अंदर एट दी नाइट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कई जो रीज़न होते हैं वो हॉट होते हैं और कई जो रीज़न होते हैं वो कूल डाउन होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास चेंजेस आने वजह से हमारे पास कुछ जो रीज़न हैं, कुछ जो एरिया हैं वो हॉट होते हैं और कुछ जो रीज़न होते हैं वो कूल डाउन होते हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हो रही है एयर की, जो मोमेंटम हो रही है एयर की, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पास कि हमारे पास मोमेंटम आने की वजह से एयर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है। एटमॉस्फेयर हॉट इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी सारा चेंजेस आता है हीटिंग की वजह से, और इसलिए कूल डाउन होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर फिर क्या आ रहा है हमारे पास, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा इस चैप्टर के अंदर। न्यू टॉपिक इज रेन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जिसका नाम क्या है, रेन। ठीक है, रेन के बारे में सबको पता है कि हमारे पास जो रेन है वो क्यों फॉर्म्ड होती है। ठीक है, वो कैसे होती है और क्यों होती है, इसके बारे में अपने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत अब मैं आपको बता दूंगा तो हमारा आपको पूरा का पूरा आपको पता लग जाएगा कि जो रेन है हमारे पास वो कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेन को फॉर्म्ड करने की। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास कि जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, जब हम वाटर को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो वाटर हमारा क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है। कैसे, मान लो कि हमारे पास बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर क्या कर रखा है मैंने, वाटर डाला है, अब नीचे से उसको हीट अप कर रहा हूं। जब मैं उसको हीट अप करूंगा तो कुछ देर के बाद आप देखना कि जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में चेंज होगा। वो स्टीम कहां पे जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, तो वो किसकी फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास लैंड के ऊपर या हमारे जो सी होते हैं वहां से क्या होता है बेटा, लार्ज अमाउंट में वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। वो इवेपोरेट होके कहां पे जाता है बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, और वो किसकी फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रख लेना, हमारे पास जो वाटर इवेपोरेट होके जाता है ऊपर वो किसकी फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। और आपको पता है हमारे पास वाटर इवेपोरेट क्यों होता है, जब हॉट एयर क्या होती हैं, फ्लो होती हैं, हॉट एयर फ्लो हो रही है, इसका मीनिंग हमारे पास वाटर वेपर के अंदर क्या होंगी, हॉट एयर फ्लो होंगी। जब वाटर वेपर के अंदर हॉट एयर फ्लो होंगी तो हॉट एयर क्या होती हैं, हल्की होती हैं, और वो क्या करेंगी, राइजेस अप, ऊपर की ओर उठेंगी। जब वो ऊपर की ओर उठेंगी तो वो क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। जब वो एक्सपेंड होंगी तो वो क्या होंगी, धीरे धीरे क्या होंगी बेटा, कूल डाउन होंगी। जब वो कूल डाउन होंगी तो ये जो वाटर वेपर है हमारे पास बेटा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस शो कर देगा। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारे वाटर वेपर किसी
कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन प्रोसेस। इसको बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन प्रोसेस। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जब नीचे से वाटर हीटअप होके कहां पे जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, हॉट एयर फ्लो कर रही है, ठीक है। वो हॉट एयर जब एक्सपेंड होंगी तो वो क्या होंगी बेटा, ठंडी होंगी। तो वहां पे जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको क्या करेंगी बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस से उस वाटर वेपर को दोबारा गैस से फिर किस में चेंज कर देंगी बेटा, लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर देंगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस से वाटर वेपर किस में चेंज हो रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या हो रहे हैं बेटा, चेंज हो रहे हैं। टिनी टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। अब ये टिनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बेटा, हमारे पास धीरे धीरे क्या होते हैं बेटा, इकट्ठे होते हैं और एक बिग ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। टिनी ड्रॉपलेट्स हमारे पास क्या है, इकट्ठे हुए और एक बिग ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हुए। अब ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है ग्रेविटी क्या करेगी, उस ड्रॉपलेट्स को अपनी ओर खींचेगी। तो वो जो ड्रॉपलेट है वो नीचे गिरेंगी किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हमारे पास जो रेन है वो कैसे फॉर्म्ड होती है। दोबारा फिर देख लो, नीचे से वाटर इवेपोरेट होके ऊपर चला गया वाटर वेपर की फॉर्म में। फिर क्या किया बेटा, वाटर वेपर में क्या होता है, हॉट एयर पास होती है। जब वो उसमें से हॉट एयर पास होगी तो वो जो हमारे पास एयर है वो एक्सपेंड होगी और कूल डाउन होगी, जिसकी वजह से वाटर वेपर किस में चेंज होगा बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज होगा ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये टिनी ड्रॉपलेट्स किस में चेंज होंगे बेटा, बिग ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज होंगे। फिर ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास जो बिग ड्रॉपलेट्स हैं रेन की फॉर्म में नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या बेटा, रेन्स ऐसे फॉर्म्ड होती है। अब आपने कई बार ये देखा होगा, ये तो रेन का हमारे पास क्या था, एग्जांपल था। आपने कई बार देखा होगा स्टोन गिरते हैं ऊपर से, स्टोन या हेल या हम कहें स्नो फॉल डाउन होती है। स्टोन, हेल या स्नो फॉल डाउन होती है, उसका क्या कारण होता है, वो तो जो रेन होती है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। जब हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास जो वाटर वेपर जो है हमारे पास, ठीक है, वाटर वेपर जब हमारे पास कूल डाउन होते हैं तो किस में चेंज होते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। जब ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं इनमें से कोल्ड एयर पास होती है, इनमें से क्या होती है बेटा, कोल्ड एयर पास होती है और ऊपर का जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा क्या हो जाता है बेटा, लो हो जाता है। जब ऊपर का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होगा, कोल्ड एयर इसमें से पास होगी, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी स्टोन या हेल या स्नो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं बेटा, नीचे गिरते हैं। तो हमारे पास रेन की बजाय हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, स्टोन की बात कर रहे हैं, हेल और स्नो की। तो इसमें ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वो जो रेन के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे वो किस में चेंज हो गए बेटा, स्टोन, हेल और किसके अंदर चेंज हो गए, स्नो के अंदर चेंज हो गए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा रेन के बारे में। मेनली जो हमारे पास रेन आती है इंडिया के अंदर, ठीक है, मेनली जो रेन आती है हमारे पास इंडिया के अंदर वो कब आती है, ये याद रख लेना। जो हमारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून है वो रेन को लेके आती है मेनली इंडिया के अंदर, और साथ के साथ जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो भी हमारे पास इंडिया के अंदर किसको लेके आता है बेटा, रेन को। आपने सुना होगा मॉनसून के बारे में, मॉनसून में क्या होता है, हमेशा बारिश आती है। तो हमारे पास साउथ वेस्ट जो हमारे पास पार्ट है वो हमेशा मॉनसून लेके आता है, और नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून पार्ट है वो हमेशा क्या लेके आता है बेटा, बारिश लेके आता है इंडिया के अंदर। और मेनली जो होता है बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है उसके कारण ही हमारे पास क्या होता है, मेनली काफी सारी एरिया के अंदर क्या होती है, बारिश होती है बे ऑफ बंगाल के कारण। अगर आप जो इंडिया का मैप देखोगे तो उसके अंदर आपको सैटेलाइट के थ्रू क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देंगे बे ऑफ बंगाल की साइड, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एरिया के अंदर क्या आती है बेटा, बारिश आती है ड्यू टू बे ऑफ बंगाल के कारण, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा किसके बारे में, रेन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टॉपिक एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने एयर के बारे में कहा था कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एरिया का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पास क्या है, किससे इंक्लूड है, एयर से इंक्लूड है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एयर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हमारे पास है क्या,
कि काफी सारी ऐसी गैसेस, ठीक है, जो अनवांटेड गैसेस हैं, जो एयर के अंदर क्या हो जाती हैं बेटा, मिक्स हो जाती हैं, या हम कह देते हैं उसको बेटा कॉन्टामिनेटेड गैसेस, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा, हार्मफुल हैं। दैट टाइप ऑफ गैसेस ग्रो इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज ए मे कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन यहाँ पे क्या है बेटा, कि जो हमारे पास किसके कारण अराइज हो रहा है, ड्यू टू, हमारे पास किसके कारण अराइज हो रहा है बेटा, एयर के अंदर कॉन्टामिनेट्स मिक्स होने की वजह से, ठीक है, एयर के अंदर कुछ कॉन्टामिनेट्स मिक्स होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है बेटा, अराइज होता है, ठीक है। वो कॉन्टामिनेट्स किस किस की चीज के हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरह के कॉन्टामिनेट्स गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है, एयर क्या हो रही है, कॉन्टामिनेट्स हो रही है, और उसी को बोलते हैं बेटा एयर पोल्यूशन। ओके, अब हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे फैलता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करें, मेनली बात हमारे पास है फॉसिल फ्यूल की, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, आपने देखा होगा, फॉसिल फ्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आज से करोड़ों साल पहले, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ था, जो हमारे प्लांट थे, जो एनिमल थे, वो अर्थ के नीचे क्या हो गए थे बेटा, ब्यूड हो चुके थे। जब वो ब्यूड हो गए थे अर्थ के नीचे, तो कुछ टाइम के बाद अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमारे पास क्या बने थे बेटा, फॉसिल फ्यूल बने थे। अब फॉसिल फ्यूल के अंदर हमारे पास क्या क्या बना था बेटा, एक तो कोल बना था और एक बना था पेट्रोलियम, ठीक है। और जो ये कोल और पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है बेटा, हमारे पास फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल जब हमारे पास क्या होता, बर्न होते हैं, जैसे मान लो कि कोल और पेट्रोलियम बर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर काफी सारी ऐसी गैसेस हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो बर्न होते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस सल्फर। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कोल और पेट्रोलियम के अंदर, जब कोल और पेट्रोलियम बर्न होता है तो उसके साथ ये जो सब्सटेंसेस हैं ये भी बर्न होते हैं, तो नाइट्रोजन भी बर्न होता है साथ में, प्लस सल्फर भी साथ में क्या होता है बेटा, बर्न होता है। अब ये चीजें जब बर्न होती हैं तो नाइट्रोजन का क्या बनता है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर का क्या बनेगा बेटा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये चीजें बर्न हुई तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, इसका सल्फर का सल्फर ऑक्साइड बन गया, तो ये एक जहरीली गैस बन जाती है, ये एक डेंजरस गैस बन जाती है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम जब इसको इनहेल करते हैं इस टाइप की गैसेस को, तो इस टाइप की जो गैसेस हमारे अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की क्या होती है, पावर बिल्कुल वो कम कर देती है, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेंजरस गैस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है हमारे पास एयर पोल्यूशन का, कि ये जो गैस है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है। जब ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो ऊपर आपको पता है वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं बेटा, टिनी ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो ड्रॉपलेट्स नीचे ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, रेन की फॉर्म में फॉल डाउन होते हैं। तो इसका मीनिंग ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, सल्फर ऑक्साइड है, ये किसके अंदर चले गए, वाटर वेपर के साथ इन्होंने रिएक्शन करवाई, जिनकी वजह से ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में चेंज हो गया, और सल्फर ऑक्साइड किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये वाटर के अंदर मिक्स हो गया, अब ये जो वाटर अर्थ के ऊपर गिरेगा तो ये किसकी फॉर्म में होगा बेटा, एसिड रेन की फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो किसकी फॉर्म में चेंज हुआ था, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में, और यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड किसकी फॉर्म में चेंज हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो हमारे पास एसिड किसके अंदर कंटेन हो रहा है बेटा, वाटर के अंदर, और इस टाइप की रेन को क्या बोलते हैं हम बेटा, एसिड रेन, जो हमारे लिए बहुत ही क्या होती है, हार्मफुल होती है, चाहे वो प्लांट के लिए चाहे वो एनिमल के लिए हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, एक और टॉपिक है हमारे पास, फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, जैसे मान लो कोयल और पेट्रोलियम बर्न हो रहे हैं, ठीक है, जब ये बर्न होते हैं तो कुछ हमारे पास अनबर्न पार्टिकल इसमें से निकलते हैं जो बर्न नहीं हो पाते। मान लो कि हमारे पास पेट्रोल बर्न हो रहा है तो कुछ उसमें से ऐसे पार्टिकल निकलेंगे जो बर्न नहीं होते,
उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन पार्टिकल। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्टिकल हैं ये एयर के अंदर कंटेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर के अंदर पोल्यूशन और ज्यादा फैलता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्टिकल कौन से हैं? एक ऐसे पार्टिकल हैं जो कभी बर्न नहीं होते लेकिन एयर के अंदर कंटेन हो जाते हैं जब हमारे पास कोल और पेट्रोलियम क्या होता है बेटा, बर्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बेटा फॉसिल फ्यूल के कारण क्या होता है, काफी सारी डिसीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है तो काफी सारी डिसीजेस की प्रॉब्लम होगी, जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की और हार्ट टाइप की डिसीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्न होने से। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या फैला रही हैं बेटा, एयर पोल्यूशन फैला रही हैं। ठीक है, और देखो इसके अंदर अगर और देखिए हमारे पास, आपने स्मोक के बारे में पढ़ा होगा। स्मोक क्या होती है हमारे पास? ठीक है, स्मोक हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, फोग बनता है। ठीक है, अब फोग के अंदर स्मोक भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। जब फोग के अंदर स्मोक इंक्लूड होगा तो वो किसकी फॉर्म में चेंज होता है बेटा, स्मोक की फॉर्म में चेंज होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जहां पे ट्रैफिक सिस्टम होता है वहां पे हमें कुछ भी विजिबल दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? वहां पे स्मोक और फोग क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वहां पे क्या बन जाता है बेटा, स्मोक बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। वो क्या होता है बेटा, एयर पोल्यूशन होता है। अब हमारे पास जो एयर पोल्यूशन होता है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारे मेजरमेंट तरीके हैं, लेकिन बेसिकली जो नेचुरल तरीका है हमारे पास कितना एयर पोल्यूशन है किसी सिटी के अंदर, ठीक है, उसका नेचुरल तरीका है कि आपने देखा होगा ली चेन के बारे में सुना होगा। ली चेन हमारे पास क्या होते हैं, एक ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्री के बार्क के ऊपर दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, अब बार्क, जो ट्री की बार्क होती है उसके ऊपर हमें क्या दिखाई देते हैं, ली चेन दिखाई देते हैं। जिस एरिया के अंदर हमारे पास, आप देखना सिटी के अंदर या सिटी से बाहर आप देखना ट्री के ऊपर, सिटी से बाहर आपको ली चेन ज्यादा दिखाई देंगे बार्क ऑफ द ट्री के ऊपर, और सिटी के अंदर कम दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, एयर पोल्यूशन को सेंसिटिव कर देते हैं। सेंसिटिव मींस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको सेंसिटिव करते हैं। जिस एरिया के अंदर पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे ली चेन क्या होंगे बेटा, बिल्कुल कम होंगे। तो हम कह सकते हैं, ली चेन की हेल्प से भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक जगह पे एयर पोल्यूशन क्या है, ज्यादा है, एक जगह पे एयर पोल्यूशन क्या है, कम है। जहां पे ली चेन ज्यादा दिखाई देंगे वहां पे क्या होगा, हमेशा एयर पोल्यूशन कम होगा। जहां पे ली चेन ज्यादा फाउंड होंगे वहां पे एयर पोल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर हमारे पास है क्या। ठीक है, तो वाटर ए वंडर लिक्विड। ठीक है, इसको ए वंडर लिक्विड क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वाटर। ठीक है, अगर वाटर की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसके अंदर लगभग क्या है, 75% क्या है, वाटर अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ अमाउंट में फ्रेश वाटर है हमारे पास कंटेन, कुछ अमाउंट में हमारे पास क्या है बेटा, सैलिन वाटर कंटेन है। तो मेनली क्या कह सकते हैं बेटा कि ज्यादातर हमारे पास क्या है, ओशियन और सीज के अंदर क्या है, सैलिन वाटर है। तो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी कौन से वाटर की है बेटा, सैलिन वाटर की जो है ज्यादा क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है हमारे पास बेटा कुछ क्वांटिटीज के अंदर है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो सैलिन वाटर है सी और ओशियन के अंदर, उनके पास क्या है बेटा, ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर हमें फाउंड होता है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर सैलिन वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो कहां पे है और कहां किस किस प्लेस में हमें फाउंड होता है। फ्रेश वाटर मेनली फाउंड होता है अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड हमारे पास सॉइल के अंदर फ्रेश वाटर मेनली हमें क्या होता है बेटा, फाउंड होता है कुछ कुछ प्लेसेस के अंदर। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हमारे पास फ्रेश वाटर किसकी फॉर्म में है, फ्रोजन की फॉर्म में है। फ्रोजन मींस आइस कैप्स की फॉर्म में है, किसके अंदर, पोल्स के अंदर, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है वहां पे हमारे पास क्या है, आइस कैप्स की फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में हमारे पास फ्रेश वाटर कंटेन है। प्लस जो माउंटेन होते हैं बेटा, माउंटेन के ऊपर जो स्नो गिरती है वो भी किसकी फॉर्म में है बेटा, एज ए फ्रेश वाटर की हमारे पास क्या है, फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जैसे अंडरग्राउंड वाटर है हमारे पास। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। मेनली हमें कहां कहां से कंटेन होगा, जैसे देखा जाए रिवर,
लेक्स और पॉन्ड्स, यहाँ पे मेनली हमें क्या होता है बेटा, फ्रेश वाटर क्या होता है, फाउंड होता है, ठीक है, इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर मेनली क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। ओके, उसके बाद हमें ये बात करेंगे कि जो वाटर है वो हमारे लिए इतना एसेंशियल क्यों है, ठीक है। तो वाटर मेनली इतना हमारे लिए एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इससे काफी सारे जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के, वो मेनली उसके अंदर क्या कंटेन होता है, हमारे पास वाटर ही कंटेन होता है, ठीक है। तो हम मेनली कहेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं बेटा, ड्यू टू वाटर। जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर जो सेलुलोज होते हैं या सेल होता है, तो सेल के अंदर मेनली कंटेन क्या होता है, ज्यादातर मेनली क्या कंटेन होता है, वाटर कंटेन होता है, जिसकी वजह से एक सेल की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपना फूड खुद तैयार करता है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास क्या है बेटा कि जो सेलुलर प्रोसेस है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर मेनली कंटेन क्या होता है, वाटर कंटेन होता है। हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड जो फ्लो करता है, ठीक है, जो लिक्विड फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर ही कंटेन होता है। तो मेनली हमारी बॉडी वो किससे मिलकर बनी है, मेनली हमारी बॉडी जो है उसका हाफ से ज्यादा हिस्सा किससे मिलकर बना है, वाटर से ही मिलकर बना है। इसलिए वाटर जो है वो मेनली हमारे लिए क्या है बेटा, एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, टेरेस्ट्रियल लाइफ जो लैंड पे रहने वाले हमारे पास क्या है, एनिमल हैं, उनको क्या चाहिए, मेनली फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि सैलिन वाटर से क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेनली हमें फ्रेश वाटर चाहिए। सैलिन वाटर से क्या हो सकता है कि वो चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं या वो डैमेज हो सकती हैं या वो डाई हो सकती हैं। तो मेनली टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, फ्रेश वाटर के ऊपर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में सुना होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मींस जिस एरिया के अंदर हमारे पास जो वैरायटीज हैं एनिमल की और प्लांट की वो बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं मेनली बेटा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी वो एरिया है जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ क्या होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ वैरायटीज किसकी होंगी, एनिमल की होंगी और प्लांट्स की होंगी। हमें जिस एरिया के अंदर ये चीजें फाइंड होती हैं उसको बोलते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी जो एरिया है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके एरिया के अंदर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जिस एरिया के अंदर हमारे पास क्या है, मेनली रेन जो है वो हमें क्या नहीं होती, रेन फॉल डाउन नहीं होती, तो वो एरिया क्या हो जाता है, बिल्कुल सूखा होता है। जैसे डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया क्या होता है, वहां पे रेनफॉल नहीं होती, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, ना के बराबर है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी आपको समझ में आ गई कि वाटर को हमने ए वंडर लिक्विड क्यों कहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। चाहे प्लांट हो चाहे हमारे पास एनिमल हो, इन सब के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हमारे लिए वाटर बहुत ज्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि एयर के अंदर कॉन्टामिनेट्स आ जाने के कारण, इंप्योरिटीज आ जाने के कारण हमारे पास क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वैसे ही हमारे पास वाटर पोल्यूशन क्या होगा, वाटर के अंदर इंप्योरिटीज आ जाने के कारण, वाटर कॉन्टामिनेट्स हो जाने के कारण क्या होता है बेटा, वाटर पोल्यूशन होता है। ये जो कॉन्टामिनेट्स चीजें आती हैं ये कहां से आती हैं, हमारे आसपास के एरिया से, ठीक है। जैसे देखा जाए इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, ठीक है। इन चीजों से हमारे पास क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज ऐड हो जाती है जो कि किसका कारण बनती है बेटा, वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। आपने देखा होगा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों के अंदर डालते हैं वो वाटर के अंदर ही वॉश हो जाते हैं, जो कि बाद में वाटर क्या हो जाता है, हमारा पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सिटी और टाउन के अंदर क्या होते हैं, सीवेज होते हैं, सीवर होते हैं, ठीक है। उनके कारण भी क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। काफी सारी फैक्ट्रीज जो हैं उनका जो वाटर है वो कहाँ पे जाता है बेटा, रिवर और लेक्स के अंदर जाता है, जिसके कारण रिवर और लेक्स का क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। और मेनली देखा जाए जैसे इंडस्ट्रीज है हमारे पास, तो इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं जिनका हॉट वाटर किस में जाता है, रिवर और लेक्स के अंदर जाता है। जिससे क्या होता है, हॉट वाटर अगर जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, रिवर और लेक्स के अंदर जाएगा, तो उनमें रहने वाले जो
हमारे पास इक्वेटिक एनिमल है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डलेगा और वो डिस्ट्रॉय या डैमेज भी हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन है उनमें कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो इफेक्ट डालते हैं वाटर को पोल्यूट बनाने में। तो सबसे पहला इफेक्ट है हमारे पास जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जब वाटर के अंदर इंक्लूड होते हैं तो ये एक पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, हार्मफुल होता है। ठीक है, जो हम खेतों के अंदर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास बेटा, आपने देखा होगा पेपर इंडस्ट्रीज जो होती है वो एक मर्करी साल्ट यूज करती है। ठीक है, पेपर जो इंडस्ट्रीज है वो एक मर्करी साल्ट यूज करती है जो कि बाद में उसको फेंका जाता है किसके अंदर, रिवर और लेक्स के अंदर, जो बाद में किसका कारण बनता है बेटा, बैक्टीरिया का कारण बनता है। इससे काफी ज्यादा डिसीजेस फैलती हैं, जैसे कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस होगी, इस तरह की जो डिसीजेस हैं इस मर्करी साल्ट से फैलती हैं जब ये वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, कंटेन होता है। सेकंड क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास वाटर के अंदर, डिसॉल्व ऑक्सीजन। आपको पता है वाटर के अंदर प्रॉपर अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, इसलिए उसके अंदर इक्वेटिक एनिमल अच्छे से सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनको उतने अमाउंट की ऑक्सीजन चाहिए। अब आपने देखा होगा जैसे ही हमारे पास रिवर या लेक्स या पॉन्ड या सी के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्टामिनेट्स वाटर क्या होगा, कंटेन होगा, तो जो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है हमारे पास वाटर के अंदर वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे पास बेटा जो इक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, डाई हो सकते हैं। थर्ड आपने देखा होगा जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो वाटर है वो किस में जाता है, रिवर और लेक्स के अंदर जाता है, तो वो हॉट वाटर होता है। जब वो रिवर और लेक्स के अंदर जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, किसका, वाटर का। जब वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो वहां पे कुछ इक्वेटिक एनिमल क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, और साथ के साथ वहां पे क्या होगा, जो वो ब्रीडिंग करते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, वो भी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, और उनके आने वाली जनरेशन भी क्या हो जाएगी, इक्वेटिक एनिमल की खत्म हो सकती है। तो वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या है बेटा, बहुत ज्यादा एक ऐसा खतरनाक हमारे पास पोल्यूशन है जो कि हमारे इक्वेटिक एनिमल्स को, इक्वेटिक एनिमल के साथ साथ हमारी जो जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल रिचेस इन दी सॉइल। ठीक है, तो मिनरल रिचेस इन दी सॉइल, सॉइल के अंदर काफी सारे जो मिनरल होते हैं वो कंटेन होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सॉइल हमारे पास होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल। आपने देखा होगा कि आज से कम करोड़ों साल पहले हमारे पास पहले क्या होता था, अर्थ के ऊपर जो हमारे पास सॉइल थी वो किसकी फॉर्म में थी, हग्स रॉक की फॉर्म में थी। ठीक है, तो ह्यूज रॉक की फॉर्म में थी हमारे पास सॉइल। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें थी हमारे पास अर्थ के ऊपर। फिर ये जो चट्टानें हैं, ह्यूज रॉक्स हैं, वो किसकी फॉर्म में चेंज हुई बेटा, सॉइल की फॉर्म में चेंज हुई। लेकिन इसको रॉक्स को सॉइल में चेंज होने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर या बिलियंस ऑफ ईयर लग गए। अब ये चेंज कैसे हुई, सुनो ध्यान से। हमारे पास ड्यू टू फिजिकल चेंज, ड्यू टू केमिकल चेंज एंड ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ, ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी वो फाइन पार्टिकल के अंदर क्या होगी बेटा, चेंज हो गई। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे कि ड्यू टू क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस, ड्यू टू केमिकल प्रोसेस एंड ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे पास ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो किसकी फॉर्म में चेंज होगी बेटा, फाइन पार्टिकल की फॉर्म में चेंज होगी, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल बोलते हैं। और आपको पता है सॉइल के अंदर काफी सारे क्या होते हैं, हमारे पास मिनरल्स कंटेन होते हैं, मिनरल्स प्लस साल्ट कंटेन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सॉइल हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि ये प्लांट की क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, बिना किसी लैंड के हम प्लांट की ग्रोथ संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास जितना भी डाइवर्सिफाइड एरिया हमारे पास बना है, जो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया बना है, ड्यू टू किसकी वजह से, सॉइल की वजह से। और सॉइल के अंदर काफी सारे जो मिनरल्स कंटेन होते हैं उनकी वजह से हमारे पास ये संभव हो पाया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो सॉइल थी, अब उनको बनने में मिलियंस और बिलियन साल लग गए, लेकिन सॉइल एक्चुअली में बनी कैसे है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं ये सॉइल पार्टिकल की फॉर्म में कैसे चेंज हुई। सबसे पहले बात करते हैं किसकी हेल्प से, सन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी हेल्प से, सन की हेल्प से। ठीक है, जब हमारे पास बड़ी बड़ी जो रॉक्स थी, ठीक है, ह्यूज जो रॉक्स हैं,
उनके ऊपर जो सब जब सन की लाइट क्या होती है बेटा, फॉल डाउन होती है, ठीक है, किसी बड़ी रॉक्स के ऊपर, तो आपको पता है हमारे पास जो रॉक होती हैं वो क्या होती हैं, डे के टाइम तो गर्म होती हैं, गर्म होने के कारण वो एक्सपेंड हो जाती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, डे के कारण हमारे पास रॉक्स जो थी वो एक्सपेंड होनी स्टार्ट हुई। जैसे ही नाइट होती थी हमारे पास, ठीक है, तो वो जो रॉक थी वो क्या होती थी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती थी। एक बार क्या हो रही है बेटा, डे के टाइम एक्सपेंड हो रही है और रात के टाइम, नाइट के टाइम क्या हो रही है, वो कंट्रैक्ट हो रही है। ये एक्सपेंड और कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता था, रॉक्स जो होती थी छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी, जिसके कारण वो बड़ी बड़ी रॉक्स से किस में चेंज हो जाती थी बेटा, सोइल के अंदर चेंज होती थी। तो हमने यहाँ पे जाना कि जब सन की जो रेस हैं बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर क्या होती है, फॉल डाउन होती हैं, तो कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उस सॉइल को, उस रॉक्स को किस में चेंज होने बेटा, सॉइल के अंदर चेंज होने में, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक्स के अंदर, जिनकी वजह से सॉइल जो रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाती है बेटा, कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हमारे पास बेटा सन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है। तो वाटर की वजह से हमारे पास कैसे जो हमारे पास बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो छोटी छोटी सॉइल के फॉर्म में चेंज हुई। तो इसके टू वेज हैं हमारे पास, ठीक है, टू वेज हैं। ये टू वेज हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो, मान लो कि जो हमारे पास वाटर है, बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, उनके अंदर अगर वाटर फ्रोजन की फॉर्म में चला गया, मतलब वाटर जम गया उस रॉक्स के अंदर, तो आपको पता है जो फ्रोजन वाटर होता है वो उनके अंदर क्रैक्स बनाएगा, ठीक है, काफी टाइम के अंदर उनके अंदर क्रैक्स बनाएगा, और क्रैक्स की वजह से हमारे पास जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो किसकी फॉर्म में चेंज होंगी बेटा, सोइल की फॉर्म में क्या होंगी, चेंज होंगी। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर मान लो कि ऊपर से वाटर नीचे की ओर क्या होता है, फॉल डाउन होता है, किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, तो वाटर का जो फोर्स है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, रॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से काफी सारी जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है। तो इसके अंदर मैंने टू वेज आपको बता दिए जिसकी वजह से हमारे पास बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो सॉइल के अंदर फॉर्म्ड हुई। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, विंड की हेल्प से। विंड की हेल्प से क्या है, सुनो ध्यान से। अब विंड की हेल्प से कैसे होगा, आपने देखा होगा जैसे वाटर की फोर्स लग रही है किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, तो बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं सॉइल के अंदर चेंज हो रही हैं, लेकिन टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है उनको, ठीक है। वैसे ही विंड की फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होगी, बड़ी बड़ी ह्यूज रॉक्स के ऊपर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से वो उस सॉइल के पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगी, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो छोटी छोटी सॉइल के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे एक बड़ी रॉक्स को सॉइल के अंदर चेंज करते हैं। इसको बनने में भी काफी टाइम लगता है, सुनो ध्यान से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ली चेन की, ली चेन के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा था, लेकिन अब ये बताऊंगा कि जो ली चेन है वो कैसे बड़ी बड़ी रॉक्स को छोटी छोटी स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करता है। ली चेन जब ग्रो होता है बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर, तो वो उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस क्या होता है बेटा, फाउंड होता है, जो कि बड़ी बड़ी रॉक्स को पाउडर की फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। बड़ी बड़ी रॉक्स को क्या करता है बेटा, पाउडर की फॉर्म में चेंज करता है। तो ये क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस अपने में से रिलीज करता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स को काफी समय बाद किसी पाउडर फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है। और एक हमारे पास क्या होता है, मोस होता है, ये भी ग्रो होता है किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, जो कि रॉक्स को सॉइल के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। साथ में आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो रॉक्स के अंदर क्या हो जाती हैं बेटा, फिलअप हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कुछ देर के बाद आपने देखा होगा, कुछ दिनों के बाद वो जो रूट्स हैं आगे आगे फैलती जाती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्या हो जाती हैं, क्रैक्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा, सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें हमने क्या जाना बेटा, कि हमारे पास जो सॉइल बन रही है वो सन, वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बन रही है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारी जो बड़ी ह्यूज रॉक्स होती हैं वो सॉइल के अंदर क्या होती हैं बेटा, चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब सॉइल के अंदर हमारे पास पता है आपको, सॉइल के बारे में हमने बता दिया कि सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सॉइल हमारे पास मिक्सचर किस किस चीज का है।
आपको पता होना चाहिए सॉइल हमारे पास मिक्सचर है काफी सारे रॉक्स के पार्टिकल का, क्योंकि रॉक्स से ही हमारे पास सॉइल बनी है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल में हमारे पास क्या कंटेन हो सकते हैं, रॉक के पार्टिकल कंटेन हो सकते हैं और बिट्स कंटेन हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या हो चुके हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल मिक्सचर है काफी सारे पार्टिकल्स का, रॉक के पार्टिकल्स का और प्लस में बिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, और इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, हुमस बोलते हैं, ठीक है। हुमस के बारे में आपको पता होगा, व्हाट इज ए हुमस। हुमस क्या होता है कि जिसके अंदर वाटर और मिनरल्स प्लस साल्ट कंटेन होता है सॉइल के अंदर, हमारे पास उसको बोलते हैं बेटा हुमस। और हुमस हमारे लिए जरूरी बहुत है, क्योंकि प्लांट जिस जगह पे ग्रो करेगा वहां पे हुमस क्या होगी, सॉइल के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी जो सॉइल की है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इस सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, इस सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वो डिपेंड करता है हुमस के ऊपर। अगर किसी सॉइल के अंदर हुमस ज्यादा है तो उस सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। किसी सॉइल के अंदर अगर हुमस कम है तो उस सॉइल की क्वालिटी क्या होगी बेटा, बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हुमस के ऊपर, कि सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हुमस है वो हमारे क्या क्या काम आती है, क्या क्या कर सकती है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो सॉइल का जितना भी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, हुमस के ऊपर, ठीक है। तो हुमस मेनली क्या करता है बेटा, हमारे पास पोरस स्ट्रक्चर बनाता है किसका, सॉइल का। पोरस मींस होल स्ट्रक्चर। मान लो कि हमारे पास वाटर भी क्या होता है, रिटेन हो जाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। एयर भी किसके अंदर चली जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। तो एयर जो और वाटर हमारे पास सॉइल के अंदर चला कैसे जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसका पोरस स्ट्रक्चर है, एक होल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सॉइल के अंदर वाटर प्लस एयर क्या हो जाती है बेटा, पास आउट हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है बेटा, हुमस की वजह से ही होता है। और जिसकी वजह से हमारे पास प्लांट क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, एयर भी चाहिए प्लस वाटर भी चाहिए और प्लस मिनरल्स भी चाहिए। जो कौन प्रोवाइड करवाता है उसको बेटा, हुमस प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं, सॉइल के अंदर काफी सारी लेयर होती हैं, आपने सुना होगा टॉप सॉइल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है, बेडरॉक लेयर। इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया होगा। तो जो टॉप सॉइल लेयर होती है हमारे पास, उसके अंदर ही हमारे पास क्या होता है बेटा, बायोडायवर्सिटी कंटेन होती है। मतलब प्लांट कहां पे ग्रो करता है, मेनली टॉप सॉइल लेयर के ऊपर ही क्या होता है बेटा, ग्रो करता है। क्योंकि टॉप सॉइल लेयर के अंदर हमारे पास क्या होती है, हुमस होती है, जिसकी वजह से उस लेयर के अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे लिविंग बींग्स जो हैं इस टॉप सॉइल लेयर के अंदर ही रहते हैं। और प्लस हमारे पास हुमस भी क्या होती है, इस टॉप सॉइल लेयर के अंदर ही कंटेन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल पोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए सॉइल के अंदर काफी सारी इंप्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। कौन कौन सी इंप्योरिटीज ऐड हो सकती हैं सॉइल के अंदर, जैसे फर्टिलाइजर, हम फील्ड के अंदर क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, जो कि क्या करते हैं बेटा, हमारा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम कर देते हैं, जो कि किसका कारण बनती है बेटा, सॉइल पोल्यूशन का कारण बनती है। क्योंकि उसके अंदर रहने वाले जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी कम होने से सॉइल के अंदर क्या हो जाता है बेटा, पोल्यूशन हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। मैंने आपको बता दिया इस वे में भी सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। और किस वे से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है हमारे पास बेटा, कि वाटर जो है वो इफेक्ट कैसे करता है सॉइल के ऊपर, ठीक है। वाटर जो है हमारे पास वो कैसे इफेक्ट करता है सॉइल के ऊपर। मान लो कि सॉइल के अंदर जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो वाटर की वजह से कैसे हो सकता है। तो मेनली मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कि हमारे पास रिवर वाला एरिया है, ठीक है, या जो हमारे पास क्या होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं जिसके अंदर रिवर या लेक्स या ऐसे फ्लो करते रहते हैं। उन एरिया के अंदर आपने देखा होगा जिस एरिया से वाटर फ्लो करता है, क्या वहां पे कोई प्लांट ग्रो करता है, नहीं करता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सॉइल के जो अपर पार्टिकल होते हैं उनमें से वाटर और मिनरल्स क्या हो जाते हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। किसकी वजह से, वाटर की हेल्प से। वाटर की हेल्प के जो अपर पार्टिकल होते हैं, हुमस वाले पार्टिकल होते हैं सॉइल के, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और जहां पे सॉइल
के अंदर वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, जिस पार्ट के अंदर, वहां पे ह्यूमस क्या होगी बेटा, उतनी ही कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो सकती है, और वो किसको अराइज करेगा बेटा, सॉइल पोल्यूशन को ही अराइज करेगा। तो सॉइल पोल्यूशन क्या हो सकता है, काफी सारे वे के अंदर फैल सकता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण भी, वाटर के कारण भी क्या हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, सुनो ध्यान से। आपको पता है हमारे पास क्या होता है, एक तो होते हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो पूरा का अर्थ सरफेस है इसके अंदर नेचुरल बैलेंस होता है। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, इस नेचुरल सिस्टम के अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या होता है बेटा, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस आता है, ठीक है। अब ये बैलेंस क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के प्रोसेस के अंदर जब दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है दोबारा फिर ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे प्रोसेस एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस को स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल प्रोसेस हमारे पास स्टेबल कैसे रहता है, तो एक साइकिल की वजह से स्टेबल रहता है, जिसको बोलते हैं बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल। वो साइकिल क्या करता है बेटा, उसी एनर्जी को दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर स्टोर करता रहता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, काफी सारे साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास उससे हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेटा वाटर साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। इनकी हेल्प से समझेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल के अंदर स्टेबिलिटी है वो कैसे आती है, वाटर जो है वो कैसे स्टेबल रहता है, नाइट्रोजन कैसे स्टेबल रहती है, या कार्बन कैसे स्टेबल रहती है, या ऑक्सीजन कैसे स्टेबल रहती है हमारे नेचुरल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो वन बाय वन इन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये साइकिल क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास बेटा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर वो स्टेबल कैसे रहती है, ठीक है। वाटर का साइकिल कैसे स्टेबल रहता है, सुनो ध्यान से। अब वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। आपको पता है हमारे पास सबसे पहले देखो सी का जो वाटर होता है, मान लो ये क्या है हमारे पास सी है, ठीक है। आपको पता है सी का वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सनलाइट की जो सन की लाइट है वो किसके ऊपर पड़ती है, सी के वाटर के ऊपर। अब सी का वाटर क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होता है, किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस से। वो ऊपर जाता है किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। फिर बाद में उसके क्या बनते हैं बेटा, क्लाउड बनते हैं, ये आपको पता है। उसके जब बाद में क्लाउड बनते हैं फिर क्या होता है बेटा, क्लाउड बनते हैं तो वो रेन की फॉर्म में वापस नीचे आता है, ठीक है। पहले तो वो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया, फिर वो रेन की फॉर्म में वापस नीचे आया, ठीक है। ऐसे फिर वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर का साइकिल। वाटर हर बार क्या हो रहा है, ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, वाटर का हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, साइकिल बन रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं वाटर का साइकिल। मतलब हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर ऐसे वाटर क्या रहता है बेटा, स्टेबल रहता है इस फॉर्म में। वाटर का साइकिल होता रहता है, पहले वाटर नीचे से इवेपोरेट होके ऊपर चला गया, क्लाउड की फॉर्म में बन गया, फिर क्लाउड से क्या हुआ, रेन फॉल डाउन हुई, फिर वो वाटर नीचे आ गया, और इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। एक तो इवेपोरेशन प्रोसेस से होता है, दूसरा सुनो किस प्रोसेस से होता है, जो ट्रीज होते हैं हमारे पास, ट्री क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। सुना होगा आपने छोटी क्लासों के अंदर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, हमारी जो लीव होती है उसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है जो ओपन और क्लोज होता रहता है, जिसकी ओपन और क्लोज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। और लीव्स में से जितना जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन मेथड से इवेपोरेट हो जाता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ट्री भी क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। वो भी क्या बनेंगे बाद में जाके, इसी की तरह पानी इकट्ठा होगा ना हमारे पास, क्लाउड की फॉर्म में पानी इकट्ठा होगा, बाद में फिर नीचे वापस आएगा, किसकी हेल्प से, ट्री की हेल्प से भी होता है। प्लस
वाटर साइकिल ट्री की हेल्प से भी होता है, प्लस किसकी हेल्प से होता है, पर्सन की हेल्प से। पर्सन और एनिमल दोनों इकट्ठे दे रखे हैं। पर्सन और एनिमल क्या करते हैं बेटा, जब रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जब सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं तो इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ वाटर क्या है अपने मुंह से रिलीज करते हैं, जो कि इवेपोरेट होता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। बाद में उसके क्या बनते हैं बेटा, क्लाउड बनते हैं, फिर वो रेन क्या आता है, रेन की फॉर्म में नीचे आता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, वाटर साइकिल फॉर्म्ड बन रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे वाटर साइकिल, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये इसी को बोलते हैं बेटा वाटर साइकिल, ठीक है। मतलब वाटर का साइकिल बन रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है और हमारा वाटर क्या रह रहा है, अर्थ की सरफेस के ऊपर स्टेबल रह रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा वाटर साइकिल। सिर्फ इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको 50 से ज्यादा बता दिए। इवेपोरेशन की हेल्प से भी वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से भी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और रेस्पायरेशन प्रोसेस से भी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि बाद में क्लाउड की फॉर्म में बनते हैं और नीचे जब रेनफॉल डाउन होती है तो नीचे आते हैं। तो इससे वाटर क्या होता है बेटा, वाटर का क्या बनता है, साइकिल बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, वाटर का साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि नाइट्रोजन को बैलेंस बनाते हैं किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, साइकिल के द्वारा मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसा हमने वाटर का साइकिल मेंटेन किया था वैसे ही नाइट्रोजन का साइकिल मेंटेन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसके बारे में हम पहले इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आपको पता है ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। इसका मीनिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्लांट और एनिमल हैं उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे हम ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं किससे, एटमॉस्फेयर से, वैसे हम नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। अब कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा उस नाइट्रोजन को जो 78% की क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको कैसे हम क्या करें बेटा, इनहेल करें, ठीक है। किस प्रोसेस से इनहेल करें, तो वो हमारे पास प्रोसेस के बारे में इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, सुनो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते लेकिन इनडायरेक्टली ले सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास एक हमारे पास मेथड होता है जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं बेटा, ले सकते हैं इनडायरेक्टली वे में। कैसे, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है हमारे पास, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हम ले सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड क्या होता है, आपने क्लास 8th या 7th के अंदर पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेगमिनस प्लांट, लेगमिनस प्लांट की रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो क्या करता है बेटा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्व करता है उस नाइट्रोजन को, वो किसको देता है, प्लांट्स को देता है। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है बेटा, नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर रहा है और किसको दे रहा है बेटा, प्लांट को प्रोवाइड करवा रहा है। तो नाइट्रोजन हमें कहां से मिली बेटा, बैक्टीरिया से। राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन किसको दी बेटा, ग्रीन प्लांट को, ठीक है। किसको दी बेटा, ग्रीन प्लांट को। जब ग्रीन प्लांट के पास पहुंचती है तो उसके बाद क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होता है बाद में, अब उनके पास क्या मिल गया, उनको नाइट्रोजन मिल गई ग्रीन प्लांट को। अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन का अमोनिफिकेशन करते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, ठीक है। ये अमोनिया है हमारे पास, अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन क्या होती है कि मान लो कि आपको पता है कि काफी सारे जो प्लांट होते हैं कुछ सालों के बाद क्या होता है बेटा, नीचे दब जाते हैं, ठीक है, नीचे दब जाते हैं। और उनको क्या करते हैं, बाद में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उस प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करते हैं बेटा, भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सुनो ध्यान से, हमारे पास ग्रीन प्लांट ने क्या किया, अमोनिफिकेशन किया। अमोनिफिकेशन मींस, अमोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अमीनो एसिड में चेंज करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है, एक प्रोटीन, ठीक है। मतलब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जब फूड तैयार करते हैं हमारे पास, ठीक है, तो जब वो फूड तैयार करते हैं तो उस टाइप के हमारे पास जो
प्लांट होता है उसके अंदर प्रोटीन बनता है। वो जो प्रोटीन होता है वो किसके द्वारा बनता है बेटा? अमोनिफिकेशन के द्वारा बनता है। वो क्या करता है? अमोनिफिकेशन के द्वारा हमारे पास क्या करता है? इस चीज को अमोनिया के अंदर क्या करता है? चेंज करता है। अमोनिया क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अमोनिया क्या होता है बेटा हमारे पास? वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है? सुनो ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि प्लांट जब धरती के नीचे क्या हो जाते हैं बेटा? दब जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो कुछ सालों के बाद जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे पास क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा वापस भेज देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? ग्रीन प्लांट जो नीचे दब गए थे हमारे पास, ठीक है, उनका अमोनिफिकेशन हुआ। वो किस में चेंज हुए बेटा? अमोनिया के अंदर क्या हुए बेटा? चेंज हुए। वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हुए बेटा? चेंज हुए, जिसको बोलते हैं अमोनिया। ओके, फिर उनका क्या होगा बेटा? नाइट्राइट होगा। नाइट्राइट क्या होता है हमारे पास? अमोनिया का नाइट्राइट कौन करेगा बेटा? अमोनिया का नाइट्राइट कौन करेगा? वो बैक्टीरिया करेंगे जो सोइल के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अमोनिया को चेंज करेंगे किसके अंदर? नाइट्राइट के अंदर और नाइट्रेट के अंदर। याद रख लेना, अमोनिया को चेंज करेंगे किसके अंदर बेटा? नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा? जब अमोनिया हमारे पास चेंज होगा नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके सोइल के अंदर एक और हमारे पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रेट का क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो उस नाइट्रोजन को दोबारा किस में भेज देते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। किसकी फॉर्म में? एक गैस की फॉर्म में। तो डीनाइट्रिफिकेशन करके हमारे पास नाइट्रोजन दोबारा किसके अंदर चलेगी? एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी। तो हमारे पास क्या हुआ? प्रोसेस सुनो, पहले नाइट्रोजन किसने ली बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा किसने ली? ग्रीन प्लांट ने। ग्रीन प्लांट के अंदर क्या हुआ बेटा? अमोनिफिकेशन हुआ। अमोनिफिकेशन की वजह से क्या बना? अमोनिया बना। फिर कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने क्या किया? इस अमोनिया को चेंज किया किसमें? नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ? कुछ और बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या किया? नाइट्राइट और नाइट्रेट का क्या किया? डीनाइट्रिफिकेशन किया, जिसकी वजह से कुछ नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर क्या किया बेटा? रिलीज करवाया। फिर हमारे पास दोबारा फिर वो जो नाइट्रोजन थी जो ग्रीन प्लांट ने ऑब्जर्व की थी, दोबारा फिर किसके अंदर वापस चलेगी बेटा? एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो गया? वापस चलेगी दोबारा से। फिर ये प्रोसेस सुनो, दूसरा प्रोसेस इससे बिल्कुल आसान है। दोबारा से ये देखो, हमारे पास क्या हुआ? नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया किसको? नाइट्रोजन को। ठीक है, ग्रीन प्लांट ने लिया। अब ग्रीन प्लांट क्या हो गए बेटा? धरती के नीचे दब गए सॉइल के अंदर। उनका क्या हुआ बेटा? अमोनिफिकेशन हुआ, मतलब वेस्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए, जिनको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब वो अमोनिफिकेशन की वजह से अमोनिया के अंदर क्या हो गए? चेंज हो गए, एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो गए। जब वो वेस्ट की फॉर्म में चेंज हुए तो दोबारा से उनका फिर क्या हुआ? कुछ सोइल के अंदर बैक्टीरिया थे, उन्होंने अमोनिया को चेंज किया किसके अंदर बेटा? नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ और बैक्टीरिया थे किसके अंदर? सॉइल के अंदर। उन्होंने केमिकली उस नाइट्राइट और नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन करके क्या किया? दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर उस नाइट्रोजन को भेज दिया। तो हमारी जो नाइट्रोजन थी फिर एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। तो ये साइकिल क्या हो गया हमारे पास बेटा? कंप्लीट हो गया। एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा था? ग्रीन प्लांट के द्वारा था। दूसरा साइकिल देखो, अब जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा साइकिल देखो क्या है। दूसरा साइकिल क्या है? सुनो ध्यान से। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से किस में गई? नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा किसके के अंदर गई? ग्रीन प्लांट के द्वारा। ठीक है, फिर ग्रीन प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया। ठीक है, एनिमल ने खाया। जब एनिमल क्या हो जाते हैं बेटा? डाई हो जाते हैं। तो एनिमल किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? एज ए वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में। उनको सॉइल के नीचे दबाया जाता है एनिमल को। फिर एनिमल जब वेस्ट की फॉर्म में चेंज हुए, जैसे ग्रीन प्लांट का क्या बना था? अमोनिया बना था, वैसे ही हमारे पास क्या बनेगा? एनिमल का भी क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। फिर उस अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर चेंज करेंगे। फिर वो नाइट्राइट और नाइट्रेट का क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन होगा। फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को वापस भेजा जाएगा। तो ये दो साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गए, एक ग्रीन प्लांट का और एक किसका बेटा? एनिमल का। तीसरा कौन सा है बेटा? मैंने तीसरा आपको अभी तक बताया नहीं है, ड्यू टू लाइटनिंग प्रोसेस। तीसरा हमारे पास क्या है? लाइटनिंग प्रोसेस।
लाइटनिंग प्रोसेस सुना होगा। जैसे बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है ना, बिजली की, जो हम कहते हैं बिजली गिरती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब हमारे पास बिजली गिरती है हमारी लैंड की तरफ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है किसी एसिड की फॉर्म में, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है किसी एसिड की फॉर्म में, जो बारिश के द्वारा हमारे पास किसके अंदर आती है, हमारे सॉइल के अंदर आती है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, लाइटनिंग के द्वारा क्या हो रहा है बेटा, उसका नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन मतलब जो रेन होती है हमारा, उसके द्वारा हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन किसके अंदर आ रही है बेटा, अर्थ के पास आ रही है, नीचे आ रहे हैं लाइटनिंग के द्वारा, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन करके वो कहां पे आएगी बेटा, किसके अंदर आएगी, सॉइल के अंदर आएगी, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, मैं आपको बता दूं, वहां पे फिर हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, वहां पे हमारे पास क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्रियल वे में, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वे में क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा फिर उनकी क्या की जाती है बेटा, नाइट्रिफिकेशन की जाती है, ठीक है। उनकी फिर दोबारा क्या की जाती है बेटा, नाइट्रिफिकेशन की जाती है कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा उनकी नाइट्रिफिकेशन की जाती है। जैसे लाइटनिंग के द्वारा वो नीचे आई सॉइल के अंदर, ठीक है। कुछ जो बैक्टीरिया होंगे हमारे पास, वो क्या करेंगे बेटा, जो नाइट्रोजन आई है उसको दोबारा फिर क्या करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग करके किसके अंदर भेजेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर भेजेंगे। वही प्रोसेस है, ठीक है, वही प्रोसेस है हमारे पास। फिर वो नाइट्रेट के अंदर चेंज होगी, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या होगी, दोबारा चेंज हो जाएगी। एक और प्रोसेस होता है, ये जो लाइटनिंग की गई नाइट्रिफिकेशन के द्वारा की गई है, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर दोबारा फिर इसका नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन होकर इसको किस में चेंज किया जाता है, नाइट्राइट के अंदर चेंज किया जाता है। फिर इनका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर दोबारा फिर ये क्या बन जाती है, नाइट्रोजन बन जाती है। तो हमारे पास कितने प्रोसेस कर लिए हमने बेटा, 3 कर लिए, ग्रीन प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा और लाइटनिंग के द्वारा हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, नीचे हम नाइट्रोजन भेज रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे से फिर नाइट्रोजन दोबारा कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जा रही है, और इसी को बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल के बारे में जानेंगे कि कार्बन साइकिल हमारे पास कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। आपको पता है कार्बन हमारे पास क्या होती है, काफी सारी फॉर्म के अंदर हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे सॉलिड फॉर्म में ग्रेफाइट, डायमंड, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गैस की फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके अंदर भी क्या है, हमारे पास कार्बन कंटेन है। तो कार्बन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्बन साइकिल कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम हमारी जो CO2 होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसका मेंटेनेंस। देखो कार्बन साइकिल का मेंटेनेंस मींस, कार्बन साइकिल मींस CO2, कार्बन तो इसके अंदर भी है, ठीक है। तो हम कार्बन साइकिल का मेंटेनेंस देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, साइकिल चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है बेटा, कौन ले रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं। कैसे, आपको पता है हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, अगर उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाना है तो वो क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लांट होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास CO2 जो है एटमॉस्फेयर की, वो कौन ले रहा है बेटा, प्लांट्स ले रहे हैं एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उनके लिए कंपाउंड क्या है, यूजफुल है। प्लांट्स ने ले लिया, फिर क्या हो गया हमारे पास, आपको पता है, आप सुनो ध्यान से, इसके अंदर ये जो हमारे पास प्लांट ने ले लिया, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, फूड तैयार होगा, ठीक है। वो फूड जो है आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो ये CO2 इस प्लांट ने ली, अब कुछ टाइम्स के बाद आपको पता है, जैसे पहले क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ ईयर पहले प्लांट और एनिमल नीचे दब गए थे, ठीक है। बाद में वो किसकी फॉर्म में चेंज हुए थे बेटा, कोयल की फॉर्म में या पेट्रोल की फॉर्म में क्या हुए थे, चेंज हुए थे। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है, प्लांट्स क्या होंगे,
इतने सालों बाद नीचे दब गए, किसकी वजह से? एस्टेरॉइड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। फिर प्लांट का क्या बना? कोयल बना, और क्या बना? पेट्रोलियम बना। इस कोयल और पेट्रोलियम को हमने यूज किया, इसको जब बर्न किया तो इसकी जो गैस थी वो दोबारा किस में चेंज होगी? CO2 के अंदर चेंज होगी, क्योंकि कार्बन जो कोयल है हमारे पास जब बर्न होगा तो इसमें से क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, दोबारा किस में जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रोसेस क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या है? पेट्रोलियम सब्सटेंस जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। वो क्या होगा? जब वो बर्न होंगे तो उसमें से भी क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो बाद में कहां पे जाएगी बेटा? एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है? सबसे पहला बैलेंस कौन सा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? प्लांट ले रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है बेटा? प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा? कुछ बिलियंस ऑफ ईयर के अंदर नीचे धरती के अंदर जब वो दब जाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? कोयल की फॉर्म में या पेट्रोलियम की फॉर्म में। जब ये बर्न होते हैं तो दोबारा फिर किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? CO2 की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो एक साइकिल हमारे पास ये कंप्लीट हो रहा है। दूसरा साइकिल क्या कंप्लीट होगा? सुनो ध्यान से। हमारे पास प्लांट से जो एनर्जी है वो कौन ले रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में। प्लांट से जो एनर्जी है ग्लूकोज की फॉर्म में कौन ले रहा है? एनिमल ले रहे हैं, ठीक है। तो उस ग्लूकोज में भी क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एनिमल है हमारे पास जो एनर्जी ले रहे हैं, अब इसको रेस्पिरेशन या डीकंपोजिशन की हेल्प से क्या करेंगे बेटा? दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देंगे। तो दोबारा से फिर सुनो, हमारे पास दो साइकिल हमारे पास इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं CO2 के। पहला कौन सा था कि प्लांट ने लिया, फिर प्लांट ने किसको दिया? एनिमल को दिया। एनिमल ने क्या किया? रेस्पिरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं, दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। दूसरा क्या होता है? डीकंपोजिशन होता है किसी ना किसी चीज का, ठीक है। उसके द्वारा भी क्या होता है? CO2 क्या होती है हमारी? एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो दो हमने साइकिल कंप्लीट कर लिए, किसके? कार्बन के। और देखो हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनिमल की बॉडी के ऊपर, एनिमल की बॉडी के ऊपर कार्बोनेट शेल बनती है। ये आपको मैंने बताया था। एनिमल की बॉडी के ऊपर देखो क्या क्या चीज बन जाती है कार्बन की हेल्प से। कार्बन की हेल्प से क्या क्या हमारी जो एक्सोस्केलेटन होता है या एंडोस्केलेटन होता है वो किसकी बॉडी के बनता है? किसी डिफरेंट हमने जिसके बारे में पढ़ा था किसके अंदर? चैप्टर नंबर 6 के अंदर, डाइवर्सिफाइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि कई हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल होती है, और वो शेल किससे मिलकर बनती है बेटा? कार्बोनेट से मिलकर बनती है, ठीक है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ओके, तो वो किससे मिलकर बन रही है बेटा? कार्बन से मिलकर ही बन रही है, ठीक है। एक ये चीज मैंने बता दी। और क्या रह गया हमारे पास इसके अंदर बेटा? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर से वो किसमें मिलती है? डिसॉल्व होती है जाके किसके अंदर? अगर उसको डिसॉल्व किया जाए किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो क्या होता है? कार्बोनेट्स बनता है किसके अंदर? वाटर के अंदर, जो कि क्या बनाता है? लाइमस्टोन बनाता है। आपको पता है जो चूना पत्थर बनता है हमारे पास वो किसकी हेल्प से बनता है? वो हमारे पास किसकी हेल्प से बनता है? कार्बोनेट्स की हेल्प से बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट होता है वाटर के अंदर तो उसकी हेल्प से क्या बनता है बेटा? लाइमस्टोन बनता है। तो ये दो चीजें हमारे पास बन रही है। एक तो कार्बन की वजह से कार्बोनेट शेल बन रही है किसकी बॉडी के ऊपर? एनिमल्स की बॉडी के ऊपर। और दूसरा क्या बन रहा है बेटा? हमारे पास लाइमस्टोन बन रहा है, जिनको बोलते हैं हम बेटा चूना पत्थर। और दो मैंने आपको ये प्रोसेस करवा दिए जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या होगा? हमारा जो कार्बन का साइकिल है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ऑक्सीजन का साइकिल। अब ऑक्सीजन का साइकिल कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 21% क्या है? ऑक्सीजन है। अब इसका बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसका रेस्पिरेशन कौन करता है? एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका रेस्पिरेशन कौन करते हैं? हम करते हैं। कौन कौन करता है? एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं किसका? ऑक्सीजन का। और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो बैलेंस तो नहीं हुआ हमारे पास। तो बैलेंस किस तरह से होगा? सुनो ध्यान से। यहाँ पे बैलेंस कैसे होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन की हेल्प से कौन ले रहा है? हम लोग ले रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है? प्लांट ले रहे हैं। और प्लांट क्या बना रहे हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बना रहे हैं। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होती है? O2 रिलीज होती है। और कुछ O2 हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और कुछ O2 हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो ऐसे मेंटेन क्या हो रहा है हमारे पास क्या मेंटेन हो रहा है बेटा? हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन का साइकिल क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। सुनो ध्यान से, हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, फिर हमने रेस्पिरेशन किया किसका? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल ली। कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया? प्लांट ने। प्लांट ने क्या करवाया? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाया। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। याद रख लेना, वाटर की हेल्प से क्या करवाएगा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। CO2 प्लस वाटर की हेल्प से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा। इसकी हेल्प से क्या निकालेगा बाहर? एक तो ग्लूकोज जो हमें चाहिए। ये ग्लूकोज जो निकालता है बाहर, वो हम क्या करते हैं? ईट करते हैं या हम लेते हैं, या प्लांट अपना जो फूड तैयार करता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। जब हम प्लांट को ईट करते हैं, वो भी क्या ईट करते हैं हम बेटा? ग्लूकोज ही ईट करते हैं। तो प्लांट हमें क्या दे रहा है? O2 दे रहा है प्लस ग्लूकोज दे रहा है, और कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो O2 ऐसे हमारे पास क्या होती है बेटा? बैलेंस होती है। ऐसे ऑक्सीजन का साइकिल क्या होता है हमारे पास? कंप्लीट होता है। ओके, ये तो था हमारे पास ऑक्सीजन का साइकिल ऐसे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा ग्रीन हाउसेस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउसेस इफेक्ट क्या होते हैं? सुनो ध्यान से। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपको पता है कुछ हमारे पास सन से क्या आती है? रेडिएशन आती है, ठीक है, उनके साथ हीट आती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रेडिएशन जो है अर्थ से टकराती हैं और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? हीटअप हो जाता है। तो हमारी अर्थ के ऊपर इतना टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है? जो सन से क्या आती है बेटा? रेडिएशन आती हैं, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सन से रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, अब सन से कुछ रेडिएशन आती हैं, कुछ तो रेडिएशन क्या होती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस के अंदर चली जाती हैं। कुछ ही रेडिएशन हमारी लैंड क्या कर लेती है बेटा? ऑब्जर्व कर लेती है। कुछ रेडिएशन हमारे पास हमारा जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। कुछ रेडिएशन हमारा जो एयर का एटमॉस्फेयर है वो ऑब्जर्व कर लेता है। बाकी जितनी भी होती हैं रेडिएशन वो बाहर चली जाती हैं, किसके अंदर? स्पेस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? ऐसे ही अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारा टेम्परेचर क्या है होता है? मेंटेन होता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है? आपको पता है CO2 गैस जो है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका लेवल क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है हमारे पास? ये जो हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको CO2 क्या करती है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप करती है। उस हीट को कहीं जगह पे रिफ्लेक्ट या स्पेस के अंदर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है? जितनी भी हीट हमारे पास सन से आ रही है वो CO2 क्या करती है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही उसको रखती है, उसको बाहर कहीं पे भी रिफ्लेक्ट या ऑब्जॉर्व होने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जो कि किसका कारण बन रहा है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि उससे क्या होगा? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, उसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं, जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उसकी जो बर्फ है वो क्या होगी बेटा? मेल्ट होगी, जिसकी वजह से सी का लेवल बढ़ेगा। अगर सी का लेवल बढ़ेगा तो पोंड्स और रिवर का लेवल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया है वो पूरे के पूरे क्या हो सकते हैं? डिप्लीटेड हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। तो ये किसको शो कर रही है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही है? शो कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जैसे जैसे CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वो जो सन से आ रही रेडिएशन है उसको अपने अंदर ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो किसको लीड कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रहा है। ये हमारे पास होता है ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और हमारे पास है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? ओजोन लेयर। लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर।
अब इसके अंदर देखो ओजोन लेयर होती क्या है, उससे पहले आप देखो हमारे पास क्या होता है। एक तो O2 होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है, वो हमारे बिल्कुल पास होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ओजोन जो होती है वो O3 की फॉर्म में होती है। ओजोन जो होती है वो किसकी फॉर्म में बेटा होती है, O3 की फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा दूर होती है। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल नजदीक होती तो ये एक पॉइजनस क्या है, गैस है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत क्या है, हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। वो बेनिफिशियल किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारे पास ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, सनलाइट से जो हमारे पास क्या आ रही है, हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, उसको रोकने का काम कौन करती है बेटा, ओजोन लेयर करती है। ठीक है, जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन सन की कहां से सन से आ रही है हमारे पास किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, उसको रोकने का काम कौन करती है बेटा, ये जो ओजोन लेयर है वो उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर है। अब क्या है इसके बारे में सुनो, ये तो था ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर आपने सुना होगा धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीटेड हो रही है। मतलब ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहे हैं बेटा, होल हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है इसके अंदर होल हो रहे हैं। अब इसके अंदर होल होंगे तो आपको पता है सन की लाइट डायरेक्टली किसके ऊपर पहुंचेगी, अर्थ के ऊपर पहुंचेगी। जो हार्मफुल रेडिएशन है सन की वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर पहुंचेगी और काफी सारी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्किन कैंसर। ठीक है, तो काफी सारी डिसीजेस की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। और ये जो हार्मफुल रेडिएशन है इसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो सकता है बेटा, इंक्रीज हो सकता है। अब ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीटेड किसकी वजह से हो रही है, ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर होल आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है बेटा, ये हो रहा है हमारे पास CFC की वजह से। CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहां पे होता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है जहां हमारे जो AC होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो गैस होती है वो क्या होती है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये कूलिंग इफेक्ट करती है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा रूम होता है या कोई चीज को ठंडा करने का काम कौन करती है, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती हैं। ये कूलिंग एजेंट है। ठीक है, इसका यूज होता है रेफ्रिजरेटर या जो एयर कंडीशनिंग हमारे पास जैसे AC हैं उनके अंदर इनका यूज होता है इस गैस का। इस गैस के कारण हमारे पास ये जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है तो ये क्या करती है बेटा, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर क्या बनाती है, होल बनाती है। और उसके अंदर होल आने की वजह से क्या हो सकता है बेटा, वहां पे हार्मफुल जो सन की रेडिएशन है वो पास हो सकती है, जिसकी वजह से काफी सारी डिसीजेस की प्रॉब्लम होती है। ऐसे कुछ हमारे पास एरिया हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, उसके अंदर भी आपको होल दिखाई देंगे। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है, वहां पे भी होल आपको दिखाई दे सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो ये था हमारे पास किसके बारे में बेटा, ओजोन लेयर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।